रात के कोई 10 बज रहे थे जब किशनलाल ने फैक्ट्री का मेन दरवाज़ा बंद किया। बाहर घना अंधेरा था, वैसा अंधेरा जो सिर्फ उन जगहों पर होता है जहां इंसानी आबादी से दूर खेतों और जंगलों के बीच कोई इमारत खड़ी हो। रामपुरा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनी श्री बालाजी गारमेंट्स फैक्ट्री एक ऐसी ही जगह पर थी, नई, चमकदार और किसी अजीब तरह से बेजान। किशनलाल को यहाँ काम करते हुए अभी 20 दिन ही हुए थे। वो मूल रूप से सिकंदरपुर का रहने वाला था और हर शाम साइकिल से आता जाता था, मगर आज साइकिल का पिछला टायर पंचर हो गया था और बाकी सब मजदूर जल्दी में निकल गए थे। सुपरवाइजर रमेश सिंह ने कहा था कि फैक्ट्री के स्टोर रूम में एक पुरानी साइकिल पड़ी है, वो ले जाए, कल वापस कर दे। किशनलाल स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। फैक्ट्री की इमारत 3 मंजिला थी। ग्राउंड फ्लोर पर सिलाई मशीनें, पहली मंजिल पर कटाई का काम और दूसरी मंजिल पर स्टोर रूम, जहां कपड़े के थान, धागे के बड़े बड़े रील्स और टूटे फूटे सामान का अंबार था। किशनलाल सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। फैक्ट्री की बत्तियां बंद हो चुकी थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। साइकिल दिखे, कोने में दीवार से टिकी हुई, थोड़ी जंग खाई। किशनलाल अंदर घुसा, साइकिल की तरफ बढ़ा। तभी कुछ हुआ। एक महक, तीखी, भारी, पुरानी, जैसे बरसों से बंद किसी तहखाने की हवा अचानक बाहर निकल आई हो। किशनलाल का कदम रुक गया। उसने नाक सिकोड़ी। ये महक जानी पहचानी नहीं थी, कपड़े की नहीं, मशीन के तेल की नहीं, कुछ और थी, भीगी मिट्टी और कुछ और भी था। उसने टॉर्च घुमाई। दीवार के पास एक बड़ा थान रखा था, सफेद कपड़े का। किशनलाल ने गौर से देखा। थान के नीचे से कुछ रिस रहा था, गहरे भूरे रंग का। उसने कदम आगे बढ़ाया, झुक कर देखा। वो दाग था, पुराना, सूखा, मगर था। किशनलाल ने खुद को समझाया, शायद तेल है, शायद रंग है। उसने साइकिल उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। उस रात किशनलाल को नींद नहीं आई। वो अपनी खाट पर करवटें बदलता रहा। आंखें बंद करता तो वो दाग दिखता, उस थान का सफेद कपड़ा और उसके नीचे से रिश्ता वो भूरा रंग। सुबह उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, फैक्ट्री में कुछ अजीब लगता है। माँ ने हंसते हुए कहा, नई जगह होती है, आदत नहीं पड़ी अभी। किशनलाल चुप रहा, मगर उसका दिल किसी बात से मानने को इनकार कर रहा था। अगले 2-3 दिन मामूली गुजरे। किशनलाल काम करता, मशीन चलाता, दूसरे मजदूरों के साथ खाना खाता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। मगर चौथे दिन रात की शिफ्ट में सब कुछ बदल गया। उस महीने फैक्ट्री का एक बड़ा ऑर्डर था। मालिक राजेश गुप्ता ने रात की शिफ्ट लगाए थे। किशनलाल समेत 8 मजदूर थे, एक सुपरवाइजर था। बाहर बारिश शुरू हो गए थे, बेमौसम, भारी। रात के 12 बजे मशीनों का शोर अचानक कम हो गया। बिजली एक बार लड़खड़ाई, बत्तियां पल भर के लिए बुझीं और फिर जलीं। उस एक पल के अंधेरे में किशनलाल ने कुछ देखा। सामने मशीनों की कतार के पार एक साया था, लंबा, पतला, झुका हुआ, किसी मजदूर की तरह, जैसे कोई मशीन पर बैठा काम कर रहा हो। बत्ती जली तो वहां कोई नहीं था। किशनलाल ने आंखें मली। उनके पास बैठे छगन से पूछा, वो कौन था सामने?
छगन ने भौचक्के होकर देखा। कहाँ? कोई नहीं है वहां। उस रात काम खत्म हुआ तो किशनलाल अकेला निकला। बारिश थम गए थे मगर हवा में एक गीलापन था, ठंडा चिपचिपा। वो मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपना टिफिन ऊपर भूल आया है। वो वापस पलटा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी, मशीन की आवाज, सिलाई मशीन की वो खटखट। मगर बत्तियां बंद थे, मजदूर जा चुके थे। किशनलाल का पांव सीढ़ी पर रुक गया। आवाज आ रहे थे, बिल्कुल साफ। एक मशीन नहीं, 2, 3 और शायद और भी, जैसे पूरी फैक्ट्री चल रही हो। उसने एक कदम ऊपर बढ़ाया, फिर एक और। हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने झांका। अंधेरे में मशीनें चल रहे थे। किशनलाल की सांस रुक गई। उसकी टॉर्च हाथ में थे मगर उसे जलाने की हिम्मत नहीं हो रही थे। मशीनों की आवाज में एक लय थे, थकी हुई, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई बहुत देर से काम कर रहा हो और रुक नहीं सकता। फिर आवाज बंद हो गई, एकदम एक पल में, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। और उस खामोशी में किशनलाल ने सुना एक लंबी गहरी सांस उसके बिल्कुल पास से। वो दौड़ा, टिफिन वहीं छोड़ा, सीढ़ियां उतरी, दरवाजा खोला, बाहर निकला और रुका नहीं। अगली सुबह किशनलाल ने रमेश सिंह से बात की। रमेश सिंह एक सख्त आदमी था, 50 के पार, कम बोलने वाला। उसने किशनलाल की बात सुनी और एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ आया, कोई रंग, कोई भाव, मगर वो फौरन चला गया। रात को थके थे, गलतफहमी हुई होगी। नहीं सर, मैंने साफ सुना। किशनलाल, रमेश की आवाज में एक चेतावनी थी। जो नहीं समझते उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ काम करना है तो चुपचाप रहो। किशनलाल समझ गया ये बात यहीं दफन करनी है, मगर उस रात वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में रमेश सिंह का वो चेहरा था, वो एक पल का भाव जो आया था और चला गया था। वो भाव था खौफ। किशनलाल के गांव में एक बुजुर्ग था, हरिया काका, 90 साल के करीब, मगर दिमाग काफी तेज। आसपास के इलाके का कोई किस्सा नहीं था जो उन्हें मालूम ना हो। शाम को किशनलाल उनके पास गया। हरिया काका ने किशनलाल की पूरी बात सुनी, बीड़ी सुलगाई, एक लंबा कश लिया, फिर बोले, बालाजी गारमेंट्स, रामपुरा के पास? हाँ काका। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, बाहर झिंगुर बोल रहे थे। वो जमीन पहले खुले थे पर उस पर कुछ नहीं था। जब राजेश गुप्ता ने फैक्ट्री बनाई कोई 4 साल पहले, तो नींव खोदते वक्त कुछ मिला था। क्या मिला था? हरिया काका ने किशनलाल की आंखों में देखा। हड्डियां, बहुत सारी इंसानी हड्डियां, पुरानी, शायद 50-60 साल पुरानी। कहते हैं बंटवारे के वक्त उस जमीन पर कुछ हुआ था। कितने ही लोग मारे गए थे, कोई नहीं जानता। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया था। किशनलाल की रीढ़ में एक सिहरन उठे। और राजेश गुप्ता ने? उसने सबको चुप करा दिया, मजदूरों को पैसे दिए, हड्डियां वही रहने दी, नींव के नीचे, फैक्ट्री बन गई। हरिया काका की आवाज में एक गंभीरता थे, सिर्फ एक थकी हुई सच्चाई थे। काका, उन रूहों का क्या हुआ? जिनको दफन करने वाला कोई नहीं, जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं, वो भटकते हैं, काम करते रहते हैं। वो मजदूर थे और उनके साथ जो हुआ वो काम करते करते हुआ, इसलिए वो भी। काका रुक गए। किशनलाल उस रात वापस फैक्ट्री नहीं गया।
मगर सुबह नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थे। घर में पैसों की ज़रूरत थे। उसने खुद को समझाया, दिन में काम करेगा, रात की शिफ्ट नहीं लेगा। शायद हरिया काका का किस्सा बढ़ा चढ़ा कर था। दिन की शिफ्ट शुरू हुई। सब सामान्य था। मशीनें चली, धागे उलझे, कपड़े कटे। किशनलाल ने काम किया। दोपहर के खाने में वो बाहर निकला। धूप तेज थे। उसने एक पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खाई। तभी उसकी नज़र फैक्ट्री की दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। खिड़की बंद थे, मगर उसके शीशे पर अंदर से एक हाथ के निशान थे। कई हाथ, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर हथेलियां दबाई हों। बार बार बहुत जोर से किशनलाल की नजरें उस खिड़की पर जमी रही और तब शीशे पर उभरा एक चेहरा, धुंधला, अस्पष्ट, मगर था एक इंसानी चेहरा। आंखें खुली हुई, मुंह थोड़ा खुला, जैसे कुछ कह रहा हो। किशनलाल की रोटी हाथ से गिर गए थे। उसने झपक कर देखा, खिड़की खाली थे। उस शाम किशनलाल ने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो ऊपर गया, दूसरी मंजिल पर, उस कमरे में जिसकी खिड़की थी। कमरा खाली था। पुराने थान रखे थे धूल की, वही जगह जहां पहली रात उसने वो दाग देखा था। किशनलाल ने उस बड़े सफ़ेद थान को हटाया। नीचे ज़मीन पर एक बड़ा गहरा धब्बा था, पुराना, काला पड़ा हुआ, और उस धब्बे के बीच में ज़मीन पर एक दरार थी, छोटी, पतली, शायद नींव की दरार। किशनलाल झुका, दरार के पास कान लगाया। नीचे से आवाज आ रही थी, सांसें, एक नहीं कई एक साथ, जैसे बहुत सारे लोग एक तंग जगह में बंद हो और सांस ले रहे हों, रुक रुक कर, थक कर। और उन सांसों के बीच एक फरियाद, इतनी धीमी कि सुनाई मुश्किल से दी, मगर दी। निकालो, हमें निकालो। किशनलाल उठा, पीछे हटा, दीवार से पीठ टिकाई। तभी वो थान जो उसने एक तरफ रखा था अपने आप हिला, धीरे धीरे, जैसे उसके नीचे कुछ हो, और उसमें से एक हाथ निकला, काला पड़ा हुआ, पतली उंगलियां, नाखून टूटे हुए। एक हाथ जो जमीन पर था और ऊपर उठ रहा था। किशनलाल की चीख गले में ही रह गई। वो दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा बंद था। उसने धक्का मारा, नहीं खुला, फिर मारा, फिर। पीछे से आवाज़ें बढ़ रही थे, वो सांसें, वो फरियाद। अब और भी आवाज़ें जुड़ गई थी, रोने की, कराहने की। किशनलाल ने पूरी ताकत से दरवाज़ा मारा और वो खुल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया, बाहर निकला, भागा। जब रुका तो वो फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। घुटने ज़मीन पर थे, सांसें उखड़ी हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री की सभी खिड़कियों पर रोशनी थी, मगर फैक्ट्री में बिजली बंद थी। वो रोशनी कहाँ से थी? और हर खिड़की पर हाथों के निशान अंदर से। किशनलाल उस रात सीधे थाने गया। एक सिपाही ने उसकी बात सुनी और ऐसा देखा जैसे वो पागल हो। जाओ घर जाओ, थक गए हो। किशनलाल घर आया, हरिया काका के पास गया। काका ने उसकी बात सुनी। इस बार उन्होंने बीड़ी नहीं जलाई, सिर्फ बोले, उन्हें तसल्ली चाहिए, कोई उनका नाम ले, कोई उनके लिए दुआ करे, वो बस यही चाहते हैं। मगर उनके नाम कौन जानता है? अगले दिन की बात अखबारों में नहीं आई, मगर रामपुरा और आसपास के गांवों में फैल गई। श्री बालाजी गारमेंट्स फैक्ट्री में रात को एक बड़ी दुर्घटना हुई। छत का एक हिस्सा धंस गया। राजेश गुप्ता, जो देर तक ऑफिस में रुका, उसी मलबे में दब गया। मजदूर बाहर थे।
कोई और हताहत नहीं हुआ। जब मलबा हटाया गया तो उसके नीचे नींव तक पहुंचना पड़ा और वहां नींव के नीचे मिली वो हड्डियां, बहुत सारी, जो बरसों से वही थे। उन्हें बाहर निकाला गया। एक मौलवी साहब आए, एक पंडित जी आए। दोनों ने अपनी अपनी तरह से उन रूहों के लिए दुआ की, फतिहा पढ़ा गया। उस रात के बाद फैक्ट्री की खिड़कियां खाली रहीं। किशनलाल ने वो नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने बाद उसे दूसरे गांव में काम मिल गया, एक छोटी सी दुकान में। कम पैसे थे मगर रातें चैन से गुजरती थी। कभी कभी जब वो खेतों के बीच से गुजरता और दूर कहीं कोई पुरानी इमारत दिखती तो वो रुक जाता, गौर से देखता खिड़कियों पर, और जब तक हाथों के निशान नहीं दिखते तब तक चैन की सांस नहीं लेता। कुछ जमीनें बोझ उठाती हैं, कुछ दीवारें राज रखती हैं और कुछ रूहें, जब तक उन्हें कोई याद ना करे, वो भटकती रहती हैं हमेशा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं, इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था,
अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी। अब सोनू बहुत ज़्यादा डरने लगा था। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ प्लीज़ रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहाँ पर रुका और उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज़ कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।